आज हम करेंगे कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ क्या है? बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 2 चार्जेस में, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। कि जो वो 2 चार्जेस हैं उनको क्या डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, एक डिस्टेंस पे इन्हें सेपरेट किया गया है R पे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इसका फार्मूला भी ऑब्टेन कर लेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारे पास, ये 2 चार्जेस हैं, इनके प्रोडक्ट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये जो इन 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस वी ऑब्टेन कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के। सो हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक कांस्टेंट लगा देंगे। सो के हम यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो यूज़ कर रहे हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे जो K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। K क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और K की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक होती है K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन नॉट है और ये जो एप्सिलॉन है ओनली एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यूज़ क्या होती है? जब हम बात करेंगे फ्री स्पेस कह लो, वैक्यूम कह लो और एयर कह लो, जब हम ये 2 चार्जेस को एयर में रखा हुआ है तब हम ये वाले कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ करेंगे। जब हमने उसे किसी मीडियम में रख दिया, 2 चार्जेस को हमने मीडियम में रख दिया, तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम ओनली एप्सिलॉन यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? ये क्या होती है? ये होती है कैपेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो ई जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर या फैरड पर मीटर। ठीक है, फैरड पर मीटर। और फैरड पर मीटर जो है हमारे पास SI यूनिट है, ये SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी। जो हमारे पास एप्सिलॉन होता है वो हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बस इतना फ़र्क है इसमें और इसमें। ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की और ये जो एप्सिलॉन है ये मीडियम की होती है। सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों में। और हमने जब बात की थी इन दोनों की, तो इसमें भी यही डिफरेंस है कि जब हम 2 चार्जेस को एयर में रखेंगे तो हम एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, मीडियम में रख देंगे तो एप्सिलॉन यूज़ करेंगे। ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिए। सो अगर अगली टर्म आती है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। ये टर्म क्या है? बेसिकली ये टर्म होती है रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
in vacuum to the electrostatic force in medium। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो निकाल के हटे हैं इन वैक्यूम और इन मीडियम सेम है, जस्ट डिफरेंस है इनके कांस्टेंट वैल्यूज़ में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर के Q1 अपॉन Q2। हम अब इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे, ये तो सिंपली कट ही जाएंगे, ये और ये और ये। हमने के क्यों नहीं कट किया, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन। सो अगर हम वैक्यूम के कांस्टेंट की वैल्यू लिखें तो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम अगर मीडियम के कांस्टेंट की वैल्यू लिखें तो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि ये सब टर्म्स कट जाएंगी, ये नहीं कटेंगी, एप्सिलॉन ओनली। सो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। सो हमारे पास ये जो इनका रिलेशन आ गया इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ना, ये इसे हम मैग्नीट्यूड फॉर्म बोलते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म की बात की जाए तो इसकी वेक्टर फॉर्म हम यहीं लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म सिंपली जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना, इसको हम आर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे डॉट प्रोडक्ट करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वेक्टर फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा कांस्टेंट है के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो हमारे पास 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, नंबर 2 पे डिपेंड कर रहा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स स्पीड। ये जो हमारा के है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट स्पीड्स। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स लॉ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये जो बेसिक नॉलेज होती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सो ये क्या है, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। नंबर 2 पे इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। एज वी कैन सी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है और सेंट्रल फोर्स है, और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं अब इसकी, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। सेकंड पे इट इज़ एप्लीकेबल only for point charges as we discuss in the law और definition। ये for point charges की हम बात कर रहे थे।
तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली फॉर दी पॉइंट चार्जेस। थर्ड पे इसकी लिमिटेशन है कि ये जो पॉइंट चार्जेस हैं, जो हम कह सकते हैं ये रेस्ट पे होने चाहिए। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ वी डन Coulomb's law in brief, and all important things we are discuss here.